हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लिया यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, यहां पे रखा जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है F। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लग रहा है F। जैसे इस पर फोर्स लगेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होएगी, इसकी वेलोसिटी यहां पर चेंज होएगी। मान लिया इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में v इनिशियल थी और फाइनली फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी v फाइनल। गौर करो आप लोग कि इस पे जैसे आप लोगों ने फोर्स लगाते इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग यहां पर देखने को मिलेगी, और इसकी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल होगी। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। एक क्वांटिटी होती है लीनियर मोमेंटम, P से डिनोट करते हैं, और लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv। P इक्वल टू क्या होता है mv, मतलब मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो लीनियर मोमेंटम में भी यहां पर चेंजिंग देखने को मिलेगी। जैसे देखो फोर्स लगा है, वेलोसिटी में चेंज आया तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो देखो गौर करना यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नोन एज फोर्स। लीनियर मोमेंटम में जो चेंजिंग की रेट होती है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो whenever we apply force on an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स, whenever we apply force on an object, then there will be change in linear momentum, रीजन अभी मैंने आपको बताया, फोर्स लगाओगे वेलोसिटी क्या होगी चेंज, और वेलोसिटी चेंज होगी तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम भी चेंज होएगा। एक चीज और ध्यान दे लेना, फोर्स लगाने से जरूरी नहीं कि यहां पर वेलोसिटी चेंज होए, यहां पर मास भी चेंज हो सकता है। यहां पर क्या चेंज हो सकता है, मास भी यहां पर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग माइंडली प्रिपेयर रहिएगा। तो देखो आगे कंटिन्यू करते हैं इस लैंग्वेज को। Whenever we apply force on an object, then there will be change in linear momentum, लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, and the change in linear momentum and the rate of change of linear momentum represents force, वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। देखो यहां पर F इक्वल टू होता है लीनियर मोमेंट में चेंजिंग की रेट, मतलब F इक्वल टू होता है dp बाई dt। F इक्वल टू dp बाई dt होता है। इसको आप लोग स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसको आप लोग लिख सकते हो F इक्वल टू dp बाई dt, यूं भी आप लोग इसको लिख सकते हो, एक ही बात है। ये बस यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखा है और ये इधर स्केलर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो देखो F वेक्टर इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt। F इक्वल टू क्या होता है dp बाई dt। मतलब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये अपने को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पता लगता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, फोर्स की वैल्यू अपने को बताता है, मैथमेटिकल एनालिसिस यहां से देखने को मिलता है। F इक्वल टू क्या हो गया dp बाई dt। इससे देखो आप लोग क्या क्या बता सकते हो, कभी भी यूं लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लिया z इक्वल टू dy अपॉन dx, z इक्वल टू क्या मिल गया dy अपॉन dx, तो इससे क्या क्या मतलब निकाल सकते हो आप।
इससे मतलब निकाल सकते हो कि वाई एक्स ग्राफ का स्लोप जेड को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्स ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? जेड को। और जेड एक्स ग्राफ का एरिया चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट करेगा। जेड एक्स ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वाई को। केवल ये यही के लिए नहीं है, पूरी फिजिक्स के लिए है। जैसे मान लिया, जैसे क्या बताऊं आपको, रामलाल इक्वल टू डी बनवारी अपॉन डी घनश्याम है। रामलाल इक्वल टू क्या है? डी बनवारी अपॉन डी घनश्याम। तो बताओ यहां पे कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेट इसका बनवारी और घनश्याम ग्राफ का स्लोप, बनवारी एंड घनश्याम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? रामलाल को। और रामलाल घनश्याम ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया, रामलाल घनश्याम ग्राफ द्वारा कवर्ड एरिया जो है वो बनवारी में चेंजिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो यहां पर स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को। पीटी ग्राफ का स्लोप फोर्स को। एंड एरिया कवर्ड बाई एफटी ग्राफ, एरिया कवर्ड बाई एफटी ग्राफ। एफटी ग्राफ द्वारा जो कवर्ड एरिया है वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम को। ये साइड वाली चीजें जो मैंने समझाने के लिए बनाई है, ये एक बार इरेज कर देता हूं मैं। एरिया कवर्ड बाई एफटी ग्राफ ये बताएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को। तो देखो सेकंड लॉ में क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम रिप्रेजेंट्स फोर्स। पी में चेंजिंग के रेट टाइम के रेस्पेक्ट में जो होती है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। यहां से इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं कि पीटी ग्राफ का स्लोप फोर्स को और एफटी ग्राफ का कवर्ड एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आगे यहां से ध्यान दीजिएगा कि एफ वेक्टर इक्वल टू, थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं इसी फॉर्मूले को। एफ वेक्टर इक्वल टू है अपने पास में डीपी बाई डीटी। क्या है? डीपी बाई डीटी। ये इतना है अपने पास में। डीपी बाई डीटी पी की जगह पर लिखा जा सकता है एम वी। पी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? एम वी। तो एफ इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है, पी की जगह पर हमने पुट कर दिया एम वी, तो एफ इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। देखो यहां से क्या बन जाएगा? एफ इक्वल टू बना डी एम वी बाई डी टी। ये इतना यहां पर अपने पास में बना भी। यहां पर देखो मान लिया एम और वी दोनों ही वेरिएबल हो, एम और वी दोनों वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? पहले एम को बाहर निकालेंगे, वी को डिफरेंशिएट, फिर वी को बाहर निकालेंगे, एम को डिफरेंशिएट। एम को बाहर निकालेंगे, वी को डिफरेंशिएट, वी को बाहर निकालेंगे, एम को डिफरेंशिएट। पहले को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को बाहर निकालो, पहले को डिफरेंशिएट। ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं कब? जब दोनों वेरिएबल हो तब। अब इसमें सिचुएशन बन सकती है दो। यदि एम कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, एम कांस्टेंट हो तो डीएम कितना हो जाएगा? 0। जनरली एम कांस्टेंट ही होता है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, किसी पे फोर्स वगैरह लगाया जाता है तो उसका मास क्या चलता है? कांस्टेंट चलता है। तो यहां पर कांस्टेंट चलता है, तो इफ एम इज कांस्टेंट तो डीएम बोले तो चेंज इन मास, तो चेंज इन मास कितना हो गया? 0। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी को तो आप लोग जानते हो, ये होता है एक्सीलरेशन। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। एफ इक्वल टू एम ए यहां पर हो जाएगा। एफ इक्वल टू एम ए हो गया। ये फॉर्मूला आपका जाना पहचाना फॉर्मूला है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
जीरो। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन dv इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग जीरो हो जाएगी। तो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन dv इक्वल टू जीरो, dv इक्वल टू जीरो, तो इसे पुट करो, देखो आप लोग dv की जगह जीरो, तो ये v dm बाई dt। ये फॉर्मूला देखो, इसमें v तो क्या होगी, वेलोसिटी, v अकेली यहां पर वेलोसिटी होगी, अकेला dm बोले तो चेंज इन मास हो गया, चेंज इन मास इन dt टाइम इंटरवल, dt टाइम इंटरवल, और dm बाई dt को पूरे को पढ़े तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। देखो एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, दोबारा सब कुछ बता रहा हूं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग देखने को मिलती है। वो जो लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग की रेट होती है, लीनियर मोमेंटम में जो चेंजिंग की रेट होती है उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो F इक्वल टू होता है dp बाई dt। PT ग्राफ का स्लोप यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर ही देगा, और FT ग्राफ का कवर्ड एरिया यहाँ पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, F इक्वल टू dp बाई dt, P की जगह mv पुट कर दिया तो F इक्वल टू d mv बाई dt, ये इतना यहां पर हो गया। अब देखो यहां पर m और v यदि दोनों वेरिएबल हो तो पहले क्या कर दो, m को बाहर निकाल लो, v को डिफरेंशिएट, फिर v को बाहर निकालो, m को डिफरेंशिएट। यदि यहां पर m कांस्टेंट हो, m कांस्टेंट होगा तो चेंज इन m कितना हो जाएगा, जीरो, और यदि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इधर चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इधर चेंज इन मास जीरो। चेंज इन मास यदि जीरो होएगा तो dm की जगह जीरो पुट करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे बच जाएगा और F इक्वल टू ma आ जाएगा। ये आपका काफी जाना पहचाना फॉर्मूला है। ये तब के लिए होता है जब फोर्स लगाने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट का मास क्या बना रहे, कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में dv इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और dv इक्वल फोर्स लगाने के बावजूद वेलोसिटी कांस्टेंट है, गौर करना, फोर्स लगाने के बावजूद वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv इक्वल टू जीरो, तो F इक्वल टू v dm बाई dt, तो ये वाला इतना, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें अकेला dm को क्या बोलोगे, चेंज इन मास इन dt टाइम इंटरवल, और v क्या है, वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट भी है, और dm बाई dt को बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ये यहां पर है। ये फॉर्मूला लगता है कब के लिए, ये कन्वेयर बेल्ट वाले सिस्टम के लिए है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है कन्वेयर बेल्ट वाले सिस्टम के लिए। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट में वेलोसिटी बनी रहती है कांस्टेंट, हम लोग कुछ ना कुछ मास उस पर डालते रहते हैं, उसके बावजूद वेलोसिटी क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स की जरूरत पड़ती होगी, वो कितने फोर्स की जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। मान लिया आप लोगों ने पर सेकंड 10 kg मास उस पर डाला, कन्वेयर बेल्ट पे पर सेकंड 10 kg मास डाला उस पर, तो dm बाई dt की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी, और वो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है मान लिया 15 मीटर पर सेकंड से, तो v की वैल्यू वहां पर 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, dm बाई dt की वैल्यू होगी, v की वैल्यू होगी, कितने फोर्स रिक्वायर्ड वहां पर होगा वो फोर्स यहां से कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यूं ध्यान दो कि एक ट्रक मान लिया रेत लेके जा रहा है, ट्रक रेत लेके जा रहा है और उसके ऊपर बारिश होने लग गई, उसके ऊपर बारिश होने लग गई, कपास लेके जा रहा है, मान लिया कपास लेके जा रहा है और उसके ऊपर क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई। अब बारिश होने लग गई तो ट्रक का मास बताओ टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, ट्रक का मास वहां पर बढ़ता चले जाना है। क्यों चले जाना है कि ऊपर से क्या हो रही है, पर सेकंड कुछ ना कुछ मास ऐड होता जा रहा है, बारिश वाला पानी जो है उसमें ऐड होते जा रहा है, कहने मतलब उसका मास इंक्रीज होता जा रहा है। कपास पानी सोखता रहेगा तो मास बढ़ता रहेगा, उसके बावजूद ट्रक ने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट बना के रखी हुई है, उसके बावजूद ट्रक पे बारिश हो रही है, कपास वाले ट्रक पे बारिश हो रही है, और उसके बावजूद ट्रक ने वेलोसिटी कांस्टेंट बना के रखी हुई है। जबकि आप लोग देख रहे हो कि ट्रक जो वेट जो लेके जा रहा है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब उसको फोर्स की तो ज्यादा की जरूरत, फोर्स तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ रहा होगा, वो कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको। सिचुएशन शायद समझे होगे कि ट्रक में बारिश होने की वजह से ट्रक जो मास लेके जा रहा है वो तो पर सेकंड बढ़ रहा है कुछ ना कुछ, जबकि वेलोसिटी क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में ट्रक को कुछ ना कुछ फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, वो कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, F इक्वल टू v dm बाई dt। v यहां पर ट्रक की स्पीड होगी और dm बाई dt वो मास हो गया जो बारिश की वजह से, जो बारिश की वजह से पर सेकंड उस पर लगा, मतलब वो ऐड होता जा रहा है, वो वाला मास यहां पर dm बाई dt हो गया।
शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए कुछ पॉइंट मैं आपको और बताता हूं, ध्यान देना बड़े ध्यान से। फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सतनाम सर आगे उधर से, भाई साहब बोले भाई धीरे बोलो, भाई धीरे बोलो। चलो धीरे बोलते हैं। देखो गौर करना, ये वाला मास m है, ये वाली वेलोसिटी है इसकी v1 या v इनिशियल लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा, v इनिशियल। इस पर आप लोगों ने फोर्स लगाया F, कितना फोर्स लगाया F, और इसकी वजह से इसका मास हो गया v फाइनल, इसका मास नहीं सॉरी वेलोसिटी होगी v फाइनल। कितना फोर्स लगा रहे F, कितने टाइम तक लगाया, डेल्टा टी टाइम तक, डेल्टा टी टाइम तक फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया जिससे इसकी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल हो गई। v इनिशियल से कितनी होगी, v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल इसकी वेलोसिटी हो गई। F इक्वल टू क्या था अपने पास में, dp बाई dt। गौर करो आप लोग ध्यान से, p इनिशियल, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो ये mv इनिशियल। p फाइनल देखो, p फाइनल ये हो जाएगा mv फाइनल। f इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो ये dp बाई dt। क्वेश्चन कराऊंगा थोक के भाव में, जितने चाहोगे उतने क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत करना, सब कुछ समझ में आएगा, एक एक सिचुएशन आपको समझ में आएगी। बस अभी तो सिर्फ एक बार कंसेप्ट याद करने की कोशिश करो। F इक्वल टू क्या हो गया, dp बाई dt। F इक्वल टू क्या हो गया, dp बाई dt। तो dp इक्वल टू हो जाएगा F डॉट dt, F डॉट dt। अब यहां पर लीनियर इसका कर दो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है। मान लिया इनिशियली टाइम था t1 और फाइनली टाइम था t2, तो t2 माइनस t1 को यहां पे क्या बोल सकते हो आप लोग, डेल्टा टी भी आप लोग बोल सकते हो। एक ही बात कि यहां पर इनिशियली टाइम t1 पे ये वाला सीन था, टाइम t2 पर ये वाला सीन है, तो टोटल टाइम लग रहा है डेल्टा टी, तो t2 माइनस t1 को क्या बोल सकते हो, डेल्टा टी। एक ही बात, डेल्टा टी कह दो चाहे t2 माइनस t1 कर दो, तो t1 से t2 तक कर दो इसका इंटीग्रेशन, और लीनियर मोमेंटम p इनिशियल से p फाइनल तक, p फाइनल तक, तो ये वाला हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dt, और ये t1 से t2 तक। अब यहां पर सिचुएशन हो सकती है दो, यदि ये f कांस्टेंट हो और यदि ये f वेरिएबल हो। f क्या हो, कांस्टेंट, और f क्या हो, वेरिएबल। यदि मान लिया f की कुछ वैल्यू दे दे आपको कि 10 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, कुछ भी दे दी जाए कि f इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, 10, 15, 100 कुछ भी वैल्यू दे दी, तो एक तो वो वाली सिचुएशन। एक f का कोई एक्सप्रेशन दे दिया, हाँ ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, f की वैल्यू कुछ कांस्टेंट दे दी, वो वाली सिचुएशन हो सकती है। यहां पर कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है या फिर फोर्स लगाया जा रहा है यहां पर वेरिएबल, या फिर फोर्स क्या लगाया जा रहा है, वेरिएबल। वेरिएबल फोर्स के लिए आपको एक्सप्रेशन देगा कि 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10 ऐसा कुछ दे दिया, मान लिया एक्सप्रेशन दे दिया जो टाइम या पोजीशन के साथ में वेरी करता जा रहा है, जो टाइम या पोजीशन के साथ में वेरी करता जा रहा है। दो सिचुएशन यहां पर बन सकती है। यदि वेरिएबल फोर्स बनता है, वेरिएबल बनता है, तब तो फॉर्मूला ये का ये रह जाएगा, p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dt t1 से t2 तक, और ये f यहां पे दे रखा है टाइम के फॉर्म के रूप में, ये p फाइनल माइनस p इनिशियल हो गया। और p फाइनल माइनस p इनिशियल को ही हम लोग इंपल्स भी बोलते हैं,
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को क्या बोलते हैं? इंपल्स भी बोलते हैं। ये जो इतना पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन इंपल्स इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। इसको हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं इतने पोर्शन को। ये वेक्टर फॉर्म में लिखनी होती है दरअसल, तो किस में रखनी होती है? वेक्टर फॉर्म में ये लिखनी होती है, लेकिन यहां पे हम लोग सीधा सिंपल ही लेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। आई इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यदि सिर्फ इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज करके आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखो आप लोग वेक्टर फॉर्म में लोगे, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ही आप लोग लोगे। ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। आई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इस भी फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करोगे विदाउट वेक्टर भी, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में यूज लेओगे। कैसे यूज लेओगे? इधर वाली डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लिख देना, इधर वाली को नेगेटिव, ऊपर वाली को पॉजिटिव, नीचे वाली को नेगेटिव, इधर वाली को पॉजिटिव, इधर वाली को नेगेटिव, ऐसा ही करते जाना है हर बार। तो देखो दोबारा बता दूंगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो पोर्शन है काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जितनी बार तुम चाहोगे उतनी बार बता दूंगा। कोशिश करो आप लोग समझने की। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू T1 से T2 और एफ डॉट dt। यदि एफ कांस्टेंट हो, एफ कांस्टेंट हो तो देखो क्या बनेगा, गौर करना। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू, एफ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और ये T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। तो यहां से देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू F, और ये T2 माइनस T1। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू F, T2 माइनस T1 को वो वाला टाइम इंटरवल आप लोग लिख सकते हो, तो ये वाला टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? डेल्टा T। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स यदि कांस्टेंट हो तो P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू F डॉट डेल्टा T हुआ करता है। क्या हुआ करता है? F डॉट डेल्टा T। P फाइनल माइनस P इनिशियल को इंपल्स बोलते हैं। डेटा किस में लिखोगे आप लोग? वेक्टर फॉर्म में। डेटा किस में लिखोगे बेटा? वेक्टर फॉर्म में आप लोग डेटा लिखोगे, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। एक बार के लिए दोबारा बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से समझना। ये m मास का पार्टिकल था, m मास के पार्टिकल पे फोर्स लगाया हमने F। कितना फोर्स लगाया हम लोगों ने? F। जैसे हम लोगों ने F फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल हो गई। कितने टाइम में हुई? ये टाइम में हुई डेल्टा t टाइम में। डेल्टा t टाइम में वेलोसिटी v इनिशियल से v फाइनल हो गई, v इनिशियल से v फाइनल। अब देखो आगे F इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अभी अभी हम लोगों ने समझा कि F इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt होता है। जब F इक्वल टू dp बाई dt होता है तो F इक्वल टू dp बाई dt। dt को उधर ले गए तो dp इक्वल टू f डॉट dt होगा, dp इक्वल टू f डॉट dt। इसका कर दिया इंटीग्रेशन, p की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? p इनिशियल से p फाइनल, तो p इनिशियल से p फाइनल। और t की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? t1 से t2, तो ये t1 से t2 तक, ये t की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है। dp का इंटीग्रेशन करा, p बनेगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। और ध्यान रखिएगा, फिर से बोल देता हूं, ये किस में लिखोगे आप लोग? वेक्टर फॉर्म में। और इसी को क्या बोला जाता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल को ही इंपल्स भी बोला जाता है, इसी को इंपल्स भी बोला जाता है। तो ये I इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू एफ डॉट dt T1 से T2 तक। घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन बड़े इजी गोइंग में सोल्व होंगे और तुम लोग इजी गोइंग में कर पाओगे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर देखो इस एक्सप्रेशन में यदि f क्या बन जाए? कांस्टेंट। f यदि कांस्टेंट बन जाए तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, और f यदि वेरिएबल बन जाए तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। f डेल्टा t करोगे तो भी आपके पास में p फाइनल माइनस p इनिशियल आएगा, और
एफ डॉट डी टी, एफ का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे T1 से T2 तक तो भी P फाइनल माइनस P इनिशियल आएगा। दोनों ही कंडीशन में P फाइनल माइनस P इनिशियल को क्या बोलेंगे? इंपल्स। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम नॉन एज इंपल्स। लीनियर मोमेंटम में जो टोटल चेंजिंग आती है वो इंपल्स हुआ करती है, तो ये यहाँ पर इंपल्स आएगा। शायद आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखो, ये तो सामने है ही आपके सामने, ये ऐसा कैसे लिखा है इधर की ओर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं एक बार के लिए और बता देता हूं। देखो आई वेक्टर इक्वल टू क्या है? P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये तो ये वाला है ही, ये वाला। और F डॉट डी टी है, F यहां पर कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन में dt T1 से, क्या पंगा है, T1 से ले, ये लो T1 से लेकर T2 तक, तो P आई वेक्टर इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, F तो ऐसा कैसा हो ही जाएगा, dt का T हो जाएगा, और ये T1 से लेकर T2 तक, तो I इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, और ये F, और ये T2 माइनस T1, और इसको क्या बोल सकते हो? डेल्टा T। तो F डॉट डेल्टा T इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू I। ये इतना यहां पर हो गया। तो यही तो फॉर्मूला मैंने यहां पर नीचे लिखा है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, वैसे सोल्व करना भी आना चाहिए। शायद आप लोग यहां तक का ये जो मैथमेटिकल एनालिसिस मैंने आपको करवाया ये शायद समझ पाए होगे। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ पाए होगे? देखिए बताओ बताओ, समझ पाए हो गया? जो जो बच्चे समझ पाए हैं हाथ खड़े करो, या फिर चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ऑडियो सही आ रही थी क्या आप तक? ऑडियो सही आ रही थी क्या आप तक? चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। दरअसल क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो क्या करे जा रहे हैं? कुछ क्वेश्चन करे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ सम स्पीड फ्रॉम ग्राउंड। ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ सम स्पीड फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल। फाइंड एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल। पार्टिकल पर लगने वाला एवरेज फोर्स अपने को बताना है ड्यूरिंग दिस मोशन। ड्यूरिंग दिस मोशन, ये जो सिचुएशन दी जा रही है प्रोजेक्टाइल मोशन की सिचुएशन दी जा रही है, और प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने पढ़ी है। देखो गौर करो, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। यहां से एक ऑब्जेक्ट को यूं प्रोजेक्ट करा गया यू स्पीड से थीटा एंगल पर, यू स्पीड से थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट हमने करा। अब देखो गौर करो, यहां से प्रोजेक्ट करा और ये यहां पर आकर लैंड कर रहा है। यहां पर आकर ये लैंड कर रहा है। अपने को पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज फोर्स। फाइंड एवरेज फोर्स। देखो भाई यहां पर एक चीज और ध्यान दे लो, F इक्वल टू क्या था? dp बाई dt था। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान दे लो, एवरेज फोर्स। इससे जो फोर्स आता है ये तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आता है, ये तो इंस्टेंटेनियस फोर्स। इससे जो फोर्स आता है वो तो क्या आता है? इंस्टेंटेनियस फोर्स। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फोर्स आता है। यदि आपको क्या चाहिए? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स चाहिए, एफ एवरेज चाहिए आपको, तो एफ एवरेज इक्वल टू क्या होता है? टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम लिख देता हूं डायरेक्ट। टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। एवरेज फोर्स यदि आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। कहने का मतलब एफ एवरेज यदि चाहिए
तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 ये लगाना पड़ेगा। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए F एवरेज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 आपको लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा F एवरेज हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल T2 माइनस T1, ये हो जाएगा F एवरेज। शायद आप लोग समझ पाए होंगे। देखो ये वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। जैसे V इक्वल टू क्या करते थे, वो सर A इक्वल टू क्या करते थे, dV बाई dt। A इक्वल टू dV बाई dt लिखते थे, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग की रेट को एक्सेलरेशन बोलते थे। इससे जो एक्सेलरेशन आता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। यदि आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होता था, A एवरेज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। और यदि वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये A एवरेज V फाइनल V इनिशियल, ये वाला वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से होता था कि V इक्वल टू dx बाई dt। इस एक्सप्रेशन से यदि आपको V इक्वल टू dx बाई dt से यदि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी आती थी, ये वाली वेलोसिटी आती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे आती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यदि आपको V एवरेज चाहिए, V एवरेज चाहिए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख दो या x2 माइनस x1 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही। तो यदि इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dx बाई dt और एवरेज चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। एवरेज चाहिए तो dv बाई dt और इंस्टेंटेनियस चाहिए तो dv बाई dt और एवरेज चाहिए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। ठीक ऐसा इसमें है, यदि इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए तो dp बाई dt और यदि एवरेज चाहिए तो p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। वही चीज है, कोई नई चीज यहां पर नहीं है। अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें अपने को एवरेज फोर्स चाहिए। अब एवरेज फोर्स चाहिए तो F एवरेज इक्वल टू क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, मतलब टोटल टाइम। देखो इधर की ओर गौर करना, इधर की ओर ये वाली वेलोसिटी u है तो ये u cos थीटा होगी, ये होएगी u sin थीटा। यहां पर ये थीटा है तो ये भी आपको पता है कि थीटा ही होता है। ये वाली स्पीड भी u ही होती है तो ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा हो जाता है। तो ये वाला बन जाता है u cos थीटा और ये वाला बन जाता है u sin थीटा। ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। ऐसा ही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, हमने पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी है। ये u cos थीटा हो गया u sin थीटा, u cos थीटा हो गया u sin थीटा। P इनिशियल देखो, P इनिशियल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को मास से क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mu cos थीटा i कैप, mu cos थीटा i कैप, mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप प्लस mu sin थीटा j कैप। ये तो हो गया P इनिशियल। P फाइनल देखो, P फाइनल कितना हो गया, mu cos थीटा, इस वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास से मल्टीप्लाई करते लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, mu cos थीटा i कैप, फिर ये mu sin थीटा है नीचे की ओर तो माइनस mu sin थीटा j कैप, नीचे था इसलिए माइनस j कैप कर दिया। T2 माइनस T1 इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम, T2 माइनस T1 बोले तो टोटल टाइम, तो ये 2u sin थीटा बाई जी होता है। बस F एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल लिखो mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, P इनिशियल बोलो mu cos थीटा i कैप प्लस mu sin थीटा j कैप, mu sin थीटा j कैप, ये इतना हो गया। अपॉन में
2u साइन थीटा बाई जी। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो आप लोग। एम यू कोस थीटा आई कैप से एम यू कोस थीटा आई कैप कैंसिल हो गया। क्लास रीजॉइन करनी है, बिल्कुल क्लास रीजॉइन करनी है, और कर ही लो। चलो आप लोग क्लास रीजॉइन कर ही लो। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है अब तक? हाँ, ये क्लास YouTube पे मिलेगी भैया आपको। ये क्लास YouTube पर मिल जाएगी। चलो आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। एम यू कोस थीटा आई कैप से एम यू कोस थीटा आई कैप सलट गया, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप और माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप कितना हो जाएगा? माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन में आ ही जाएगा, और ये g ऊपर चला ही जाएगा। g ऊपर चला गया, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। ये 2u साइन थीटा से 2u साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो f वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? f एवरेज इक्वल टू माइनस mg जे कैप। देखो आप लोग याद करो, हर एक जगह पर चाहे पार्टिकल यहां हो mg फोर्स लगेगा, यहां हो तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स mg 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 लगेगा। जब सब जगह पर mg फोर्स लग रहा है, सभी जगह पर mg फोर्स लग रहा है, चेंज हो ही नहीं रहा, तो एवरेज बताओ ऑटोमेटिकली mg होएगा कि नहीं होएगा? एवरेज फोर्स ऑटोमेटिकली mg यहां पर हो जाएगा। और माइनस जे कैप भी आ रहा है, माइनस जे कैप ये बता रहा है कि भाई डायरेक्शन नीचे की ओर होएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? एफ एवरेज इक्वल टू mg आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इतना एवरेज फोर्स यहां पर आ जाएगा। शायद आप लोग समझ पाए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो देखो करा क्या है, एवरेज फोर्स फाइंड करवाया जा रहा था अपने को, एवरेज फोर्स फाइंड करवाया जा रहा है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 कर दिया और सोल्व कर दिया। दोबारा देख लो एक बार कंसेप्ट लेक्चर। यदि इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए तो F इक्वल टू dP बाई dt लगाना है। यदि एवरेज फोर्स चाहिए तो क्या करना है? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में यूज लेना है, मतलब डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में कंसेप्ट लेक्चर में P की जगह क्या लिख दिया था? mv हम लोगों ने लिख दिया था। mv लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करके ये बनाया था। मास कांस्टेंट हो तो ये बन गया और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये बन गया था। उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने F इक्वल टू dP बाई dt को आपको बढ़ा के बताया। dP बाई dt को जो मैंने बढ़ा के बताया उसमें देखो dt को उधर ले गए थे, T1 से T2 तक, P इनिशियल से P फाइनल तक, ये एक्सप्रेशन बना। इसमें फोर्स कांस्टेंट हो तो ये बन जाएगा और फोर्स वेरिएबल हो तो ये बन जाएगा। बड़ा ही ध्यान से करना है, ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यदि कोई कंफ्यूजन आपको रहती है तो मुझसे आप लोग पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ा लेंगे। देखो आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, देखो देखो
फाइंड एवरेज फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, फाइंड एवरेज फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m if it travel 1/4 cycle with speed v in circular path of radius r। देखो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या कहा जा रहा है? एक सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ हम लोगों ने बनाया, ये एक पार्टिकल हम लोगों ने बनाया। पार्टिकल क्या बनाया? सर्कुलर पाथ बनाया अभी तो। और ये बनाया एक पार्टिकल, पार्टिकल का मास है m और पार्टिकल की स्पीड है v। पार्टिकल की स्पीड v है और मास m है। जिसने फीस डिपॉजिट नहीं करवाई ना, फीस डिपॉजिट करवा दो। फिजिक्स का एक ये भी लोचा होता है, जब तक फीस ना जमा करवाए ना तब तक फिजिक्स समझ में नहीं आती भाई साहब। तो जिसने फीस डिपॉजिट नहीं कराई, फीस डिपॉजिट कराओ, उसके बाद में समझ में आना स्टार्ट होती है। m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी कितनी है? v है। m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी कितनी है? v। v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, ये 1/4 साइकिल कंप्लीट कर गया। कितनी? 1/4 साइकिल कंप्लीट कर गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड एवरेज फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m। मास m बना दिया, 1/4 साइकिल कंप्लीट करा, स्पीड v से, मतलब ये यहां पर आ गया। t = 0 पर यहां पर था और किसी टाइम t पर ये पार्टिकल यहां पर आ गया। अरे प्रणव, तू किसको बोल रहा है ये? प्रणव, सच सच बताएं, मैसेज किसको भेजा है तूने? इसका मतलब तुम लोग साथ में चैटिंग भी करते रहते हो। बेटा प्रणव, माइक ऑन कर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, मेरे वाले माइक की। हाँ, क्या प्रणव, किसको भेजा है मैसेज? सर ये बच्चा पूछ रहा था घर के बारे में, मेरा घर पूछ रहा था। अरे तेरा घर पूछ रहा था? सॉरी, इसके घर मत जाना, तेरा फायदा उठा लेगा। सही बता रहा हूं मैं तेरे को। सर कह रहा था नोट चाहिए, मैं कंटिन्यू चाहिए, कोचिंग में दे दूंगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नोट्स के लिए बता तो रखा है आपको सारा सिस्टम। नोट्स के लिए तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। केमिस्ट्री वाले सर। अच्छा, केमिस्ट्री के नोट्स क्या? ठीक है ठीक है। देखो मेरे घर की मोहन। चलो समझो, देखो कोई बात नहीं, देखो समझो। m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, 1/4 साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है। 1/4 साइकिल कंप्लीट ये कर रहा है। t = 0 टाइम पे, यहां पे तो मान लिया यहां आने में टाइम t लग गया। टाइम अपने को दिया नहीं गया, ध्यान रखना। रेडियस है इसकी कैपिटल R, रेडियस है इसकी कैपिटल R। कहा जा रहा है फाइंड एवरेज फोर्स। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज फोर्स। इसको किसका देते हैं? थोड़ा, अरे ये पूरा ही खिसक गया ये तो। थोड़ा सा इधर की ओर किसका देते हैं, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखो F एवरेज इक्वल टू होएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। यहां पर जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, जब कभी भी क्वेश्चन सोल्व करो, तो यहां पर आपको प्रेफरेंस देनी है वेक्टर फॉर्म को। किसको प्रेफरेंस देनी है? वेक्टर फॉर्म। कोशिश करो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला लगाओ, उसके कई फायदे होंगे आपको। ठीक है ना, फायदे होंगे तभी समझ पाओगे। अभी तो मैं क्या बताऊंगा, लेकिन कोशिश करनी है कि फॉर्मूला आप किसमें लगाओ? वेक्टर फॉर्म में। आंसर तो दरअसल स्केलर फॉर्म में लगाने से भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें कई बार दिक्कतें होती, डायरेक्शन वगैरह का लफड़ा पड़ता है या फिर प्लस माइनस का झंझट पड़ता है, कई दिक्कतें होती है। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों को फॉर्मूले हर बार किसमें लगाने? वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में लगाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यदि आप आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाना चाहते तो इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस, इधर वाले को प्लस, इधर वाले को माइनस, वैसे भी कर सकते हैं।
नहीं तो आई कैप जे कैप के कैप लगा के उस तरीके से भी आप वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं क्वेश्चन। मैंने पूरा पूरा वेक्टर पढ़ाया है, बाई चांस यदि किसी का वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो वेक्टर की नई प्लेलिस्ट पूरी की पूरी यूट्यूब पर अपडेट हो चुकी है, आप कोई भी टॉपिक वहां से पढ़ सकते हैं। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। पी फाइनल देखो m मास का ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी v है, तो फाइनली देखो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, mv होएगा, वैसे तो कितना होएगा mv, और किधर की ओर होएगा, इधर की ओर, तो ये माइनस mv आई कैप, ये पी फाइनल लिख दिया। देखो मास m है, वेलोसिटी इधर की ओर है, इधर की ओर होता है माइनस आई कैप, तो पी फाइनल के लिए माइनस mv आई कैप। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला माइनस, पी इनिशियल, पी इनिशियल, पी इनिशियल कितना होएगा mv, और ऊपर की ओर है तो ये कितना हो गया mv जे कैप अपॉन T2 माइनस T1। बोले तो यहां से लेके यहां तक का टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम, टाइम कितना लगेगा पाई आर बाई 2 बाई वी। गौर करो, टाइम के लिए हम लोगों ने डिस्टेंस बाई स्पीड करा है, ये टोटल 2 पाई आर होता है, टोटल 2 पाई आर। तो ये जो 1/4 पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, ये वाला पोर्शन जो है ये कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, तो ये पाई आर बाई 2 कर दिया मैंने यहां पर। और स्पीड, स्पीड कितनी है यहां पर v, स्पीड यहां पर v है तो ये v, तो एफ एवरेज इक्वल टू, यहां से माइनस एम वी कॉमन ले लो, तो माइनस एम वी कॉमन आ गया, आई कैप प्लस जे कैप, और ये पाई आर बाई 2, और ये 2 है यहां पर अपने यहां पे सामने, तो पाई आर तो अपॉन में आ जाएगा, और ये 2 भी चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा एफ एवरेज इक्वल टू माइनस 2mv स्क्वायर बाई पाई आर, 2mv स्क्वायर बाई पाई आर, आई कैप प्लस जी कैप। ये आंसर आ गया। यदि आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, यदि क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, एफ एवरेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये 2mv स्क्वायर बाई पाई आर, ये तो ऐसा का ऐसा लिख दो, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दो, और इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट कर ही दो। तरीका आपको पता होगा कि आई कैप प्लस जे कैप दे रखा है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव का नहीं होता, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दो, और आई कैप प्लस जे कैप इसका अंडर रूट, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो क्या करोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का, सॉरी 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। देखो गौर करना, आपको याद दिला दूं मैं आपको, जैसे आर वेक्टर इक्वल टू लिखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप लिखा हुआ है, आपको आर चाहिए तो क्या करते हो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट, यूं ही करते हो, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबके स्क्वायर का अंडर रूट, यूं करते हो। तो यहां पर देखो ये आई कैप प्लस जे कैप है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2√2, ये देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 का रूट 2 हो गया, तो 2√2 mv स्क्वायर बाई पाई आर, तो ये यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस यहां पर लगे हुए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर बस ये 4-5 क्वेश्चन लगे हुए हैं। इन 4-5 क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करके देखिएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।